नमस्कार साथियों, मैं शशि सिराना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान जीके से, राजस्थान में 1857 की क्रांति, जिसका भाग 1 हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। भाग 1 में हमने हमारे राजस्थान के अंदर एजीजी कौन था और विभिन्न एजेंसियों के अंदर एजेंट कौन थे, ये टॉपिक हमने क्लियर किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रथम विद्रोह, नसीराबाद में विद्रोह, और उसके बाद नीमच में विद्रोह। नसीराबाद और नीमच में विद्रोह हमने डिस्कस किया। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें एरनपुरा में विद्रोह, अगला विद्रोह जो आएगा एरनपुरा में विद्रोह, और एरनपुरा में विद्रोह के बीच जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ, चेलावास का युद्ध हुआ, वो दोनों युद्ध आ जाएंगे। उसके बाद जो है किस तरह कर्नल होम्स यहाँ पहुँचे और फिर इस विद्रोह का समापन किया गया। कर्नल होम्स की अगुवाई के अंदर क्रांतिकारियों द्वारा जो विद्रोह किया जा रहा था उसको किस प्रकार से दबा दिया गया। खुशहाल सिंह चंपावत का यह नाम आता है। खुशहाल सिंह चंपावत, आउआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत फेमस है एरनपुरा के विद्रोह के अंदर। तो वो किस प्रकार से इस युद्ध में जुड़े और कैसे फिर युद्ध का अंत हुआ, वो सारी बातें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम अगला विद्रोह करेंगे कोटा का विद्रोह, जो कि बहुत ही शानदार विद्रोह माना जाता है, सुनियोजित विद्रोह माना जाता है राजस्थान के अंदर। कोटा का विद्रोह जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया, कोटा का विद्रोह। और इसमें बर्टन, जिसकी बात हमने कल की थी, मेजर बर्टन की, तो कल का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 1857 की क्रांति भाग 1 के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, पहले वो वीडियो जरूर देख लें। अदरवाइज आपको ये टॉपिक जो है थोड़ा सा हार्ड लगने वाला है। अगर वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको आज का टॉपिक समझ आ सके। मैं एक बार फिर कल की बात को रिपीट कर दूँ तो राजस्थान में पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद के अंदर। नसीराबाद कहाँ पड़ता है? नसीराबाद पड़ता है अजमेर के अंदर। तो राजस्थान में पहला विद्रोह हुआ नसीराबाद। नसीराबाद में पहला विद्रोह हुआ राजस्थान के अंदर। नसीराबाद में कितनी तारीख को? 28 मई 1857। और यहाँ नेतृत्व कर रहा था कौन? बख्तावर सिंह। क्रांतिकारियों को जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे वो थे बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह। और यहाँ जो अंग्रेज मारे गए स्पोटिसवुड और न्यूबरी, जो अंग्रेज मारे गए थे स्पोटिसवुड व न्यूबरी, ये अंग्रेज मारे गए थे। और जो अंग्रेज यहाँ घायल हुए थे उसमें हार्डी व लोग। और उसके बाद ये भागकर चले गए थे कहाँ? ब्यावर के अंदर। कल के वीडियो में मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको क्लियर किया, तो आप पहले वो वीडियो जरूर देख लें। हार्डी व लोग भागकर चले गए थे ब्यावर के अंदर। उसके बाद सैनिक जो है वो क्रांतिकारी जो है, क्रांतिकारी सैनिक छावनी लूटने के बाद किधर पलायन किए? दिल्ली की ओर। क्यों किए? क्योंकि दिल्ली में जो क्रांतिकारियों का नेता चुना गया था, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर को चुना गया था। बहादुर शाह जाफर जो अंतिम मुगल बादशाह था, और क्रांतिकारियों का टारगेट था कि दिल्ली को मुक्त करवाना है। क्योंकि छावनियाँ तो देखो लूट ली जाएंगी, छावनियों से अंग्रेज हटा दिए जाएंगे। अगर दिल्ली से भी अंग्रेज भगा दिए जाते हैं तो भारत में फिर वापस स्वशासन, मतलब जो राजाओं का शासन था, जो पहले से सिस्टम चला आ रहा था, वो सिस्टम एक बार वापस लागू हो जाएगा। तो मेन टारगेट था दिल्ली को जीतना। इसलिए क्रांतिकारी जो है वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे और इसका पीछा किया था वाल्टर व हीथकोट ने। वाल्टर व हीथकोट ने इन क्रांतिकारियों का पीछा किया था, परंतु क्रांतिकारी जो थे वो इनके हाथ नहीं आए थे। और वाल्टर व हीथकोट का साथ देने वाली थी यहाँ मेवाड़ सेना। मेवाड़ सेना की सहायता से, और मेवाड़ में जो शासक था वो था राणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह यहाँ शासक थे मेवाड़ के अंदर। और उसके बाद अगला विद्रोह हुआ 3 जून 1857। 3 जून 1857 नीमच, जो कि एमपी और राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पर, नीमच 3 जून 1857। तो यहाँ 2 रेजिडेंसियों का जो था वो सिस्टम चलता था। एक तो राजपुताना रेजिडेंसी, राजपुताना राजस्थान का पुराना नाम है,
और दूसरा मालवा रेजिडेंसी। मालवा एमपी का क्षेत्र है, तो मालवा रेजिडेंसी और राजपूताना रेजिडेंसी यहाँ नियुक्त थी। 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह होता है और विद्रोही क्रांतिकारी जो होते हैं यहाँ वो होते हैं हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग यहाँ विद्रोह करते हैं, सार्जेंट मारा जाता है और एबोट सहित 40 अंग्रेज जो है वो बंदी बना दिए जाते हैं। कहाँ? डुंगला नामक स्थान पर। एबोट सहित 40 अंग्रेज डुंगला नामक स्थान पर बंदी बना दिए जाते हैं। एबोट सहित 40 अंग्रेज डुंगला नामक स्थान पर बंदी बना दिए जाते हैं। डुंगला कहाँ पड़ता है? डुंगला पड़ता है बांसवाड़ा में। डुंगला, एबोट सहित 40 अंग्रेज डुंगला बांसवाड़ा में बंदी बना दिए जाते हैं। डुंगला कहाँ पड़ता है? डुंगला पड़ता है यहाँ बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ 40 अंग्रेजों को बंदी बना दिया जाता है। और जब क्रांतिकारी छावनी लूटने के बाद शाहपुरा से होते हुए दिल्ली जा रहे होते हैं तो रास्ते में देवली छावनी भी पड़ती है, तो देवली छावनी भी लूट ली जाती है। और यहाँ क्रांतिकारियों को जो नेतृत्व प्रदान करता है वो होता है आलम खां। आलम खां क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान करता है। उसके बाद क्रांतिकारी जो है देवली छावनी लूटने के बाद दिल्ली की ओर पलायन कर जाते हैं और यहाँ पीछा कर रहा होता है वाल्टर यहाँ पीछा करता है। और वाल्टर के साथ यहाँ उदयपुर जो एजेंसी थी, दक्षिण राजपूताना स्टेट एजेंसी, उसका जो एजेंट था मेजर शावर्स, वो भी वाल्टर के साथ जाता है। वाल्टर और शावर्स दोनों क्रांतिकारियों का पीछा करते हैं, परंतु क्रांतिकारी हाथ नहीं आते। और जब ये वापस लौट रहे होते हैं, वहाँ से वापस लौट रहे होते हैं, तो शाहपुरा का जो शासक होता है वो इनके लिए दरवाजे बंद कर देता है और किसी भी प्रकार से इनकी सहायता नहीं करता, किसी भी प्रकार से इनकी सहायता नहीं करता। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शासक ने दरवाजे बंद किए थे, शाहपुरा के शासक ने, और सहायता किसी भी प्रकार से नहीं की थी मेजर शावर्स की। ना तो कोई रसद दी थी, खाना पीना वगैरह कोई भी किसी प्रकार की सहायता नहीं की थी, दरवाजे बंद कर दिए थे शाहपुरा के। अब हमने बात की थी कि किसने इनको छुड़वाया था, क्योंकि यहाँ कुछ क्रांतिकारी बैठ गए, कुछ क्रांतिकारी यहाँ बैठ गए, कुछ क्रांतिकारी यहाँ बैठे हैं। अब कौन कौन आया? शावर्स डुंगला नामक स्थान पर आया क्योंकि बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। यहाँ कोटा के अंदर मेजर बर्टन था, तो मेजर बर्टन यहाँ आया नीमच में क्योंकि बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। और जयपुर के अंदर कर्नल इडन था, तो देवली टोंक में कर्नल इडन आया। तो इस प्रकार नीमच से क्रांतिकारियों को मुक्त करवाने वाला था मेजर बर्टन, और डुंगला से अंग्रेजों को मुक्त करवाया था शावर्स ने। क्रांतिकारियों की कैद से शावर्स ने एबोट जिसमें शामिल था, एबोट को बंदी बनाया गया था डुंगला नामक स्थान पर 40 अंग्रेजों सहित, और इन्हें शरण दी गई थी महाराणा स्वरूप सिंह के यहाँ पिछोला झील के किनारे बने जग मंदिर में। और देवली टोंक से क्रांतिकारियों को निकालने वाला था कर्नल इडन। तो ये हमने कल का सिस्टम सारा डिस्कस किया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं एरिनपुरा में विद्रोह की। पहला विद्रोह जो हम डिस्कस करेंगे, एरिनपुरा में विद्रोह 21 जून 1857 को यह विद्रोह माना जाता है। 21 जून 1857। और यहाँ जो नेतृत्व प्रदान करते हैं वो एक तो मोती खां और दूसरे शीतल प्रसाद। ये क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान करते हैं, मोती खां और शीतल प्रसाद। एरिनपुरा में जब विद्रोह हुआ, लेकिन एरिनपुरा जो है वो पाली में पड़ता है, पाली में एरिनपुरा पड़ता है, जोधपुर रीजन के अंडर में आता था, कल भी आपको बताया। अब हुआ क्या था, यहाँ कहानी क्या हुई थी? सिरोही के अंदर एक स्थान है रीवा। यहाँ रीवा के ठाकुर के विरुद्ध एक विद्रोह छिड़ा। सिरोही के अंदर रीवा के ठाकुर के विरुद्ध विद्रोह छिड़ा, आम जनता ने वहाँ विद्रोह कर दिया रीवा के ठाकुर का। अब जोधपुर रीजन से एक टुकड़ी भेजी गई, एरिनपुरा से एक टुकड़ी भेजी गई कि आप जाएं और उस विद्रोह को दबा कराएं। तो ये टुकड़ी पहुंचती है रीवा का विद्रोह दबाने के लिए। एरिनपुरा से एक टुकड़ी गई ठाकुर के विरुद्ध जो विद्रोह हो रहा था रीवा के अंदर, उस विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन इस टुकड़ी ने वहाँ स्वयं जो विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे,
उनके साथ शामिल हो गई ये टुकड़ी और वहां विद्रोह कर दिया। अब जब वहां विद्रोह किया तो वहां आबू के अंदर, हमने कल बात की थी, पैट्रिक्स लॉरेंस आबू के अंदर था। पैट्रिक्स लॉरेंस जो था वो आबू के अंदर था और पैट्रिक्स लॉरेंस का पुत्र जो है वो यहाँ घायल हो गया था आबू के अंदर, क्योंकि आबू के अंदर पैट्रिक्स लॉरेंस था। पैट्रिक्स लॉरेंस खुद तो कल भी बात की थी हमने, 1945 के अंदर ग्रीष्म काल में जो एजीजी का मुख्यालय होता था वो आबू होता था। तो आबू के अंदर पैट्रिक्स लॉरेंस उस समय सहपरिवार गया हुआ था, लेकिन अचानक विद्रोह हुआ। 19 मई 1857 को पैट्रिक्स लॉरेंस के पास सूचना पहुंचती है कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी लूट ली गई है। तो पैट्रिक्स लॉरेंस स्वयं तो चला जाता है अजमेर मेरवाड़ा, लेकिन अपने परिवार को यहीं छोड़ जाता है। वो पैट्रिक्स लॉरेंस जो होता है वो अपने परिवार को यहीं छोड़ जाता है। और जब ये टुकड़ी सिरोही के अंदर विद्रोह करती है, रीवा के ठाकुर के विद्रोह को दबाने के लिए गई टुकड़ी वहां विद्रोह कर देती है, तो उस समय आबू के अंदर जो होता है, यानी सिरोही के अंदर जो होता है, वो लॉरेंस का परिवार रह रहा होता है, पैट्रिक्स लॉरेंस का परिवार। तो उस विद्रोह के अंदर जब वहाँ युद्ध होता है तो लॉरेंस का जो पुत्र होता है वो घायल हो जाता है। आबू के अंदर लॉरेंस का पुत्र घायल होता है। उसके बाद टुकड़ी जो है वो एरिनपुरा पहुंचती है और एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह होता है। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी लूट ली जाती है और यहाँ क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान करते हैं मोती खां और शीतल प्रसाद। आबू के अंदर जो घायल हुआ वो पैट्रिक्स लॉरेंस का पुत्र, लॉरेंस ही लगेगा उसके अंत में भी, तो पैट्रिक्स लॉरेंस का पुत्र वहाँ घायल होता है और 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी लूट ली जाती है मोती खां और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में। और छावनी लूटने के बाद ये जो क्रांतिकारी हैं, छावनी लूटने के बाद ये जो क्रांतिकारी हैं ये आगे चलते हैं और आगे पाली के अंदर ही एक रियासत है अहुआ, एक ठिकाना बोले अहुआ। अहुआ के अंदर ये पहुंचते हैं और अहुआ में इन्हें नेतृत्व प्रदान करता है अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा इन्हें नेतृत्व प्रदान किया जाता है। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और एरिनपुरा से जब छावनी लूटी जाती है तो छावनी लूटने के बाद टारगेट क्या था क्रांतिकारियों को? कहाँ पहुंचना था छावनी लूटने के बाद? क्रांतिकारियों को पहुंचना था, पहले भी हमने डिस्कस किया, दिल्ली। क्रांतिकारियों को दिल्ली पहुंचना था। तो एरिनपुरा छावनी लूटने के बाद नारा दिया जाता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का संबंध किस जो है वो छावनी से है? तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा जो है वो एरिनपुरा छावनी में लूटने के बाद दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। उसके बाद क्रांतिकारी अहुआ पहुंचे थे और अहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत ने इन्हें नेतृत्व प्रदान किया था। और यहाँ खुशाल सिंह चंपावत के साथ और भी थे, आसोपा के ठाकुर शिव सिंह भी थे, रायनपुर के ठाकुर अजीत सिंह भी थे, लेकिन मेन नाम जो आता है वो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का ही आता है। तो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद क्रांतिकारी आगे बढ़े। जब क्रांतिकारी आगे बढ़े तो फिर यहीं एक स्थान है बिथोड़ा। बिथोड़ा 8 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857 हीथकोट जिसकी बात कल भी की थी हमने, नसीराबाद छावनी लूटने के बाद वाल्टर व हीथकोट ने पीछा किया था क्रांतिकारियों का। तो वही हीथकोट बिथोड़ा नामक स्थान पर हीथकोट और साथ में जो जोधपुर का राजा था उस समय तख्त सिंह जोधपुर का शासक था उस समय तख्त सिंह। तो तख्त सिंह की ओर से जो सैनिक भेजा गया था, जो सेना भेजी गई थी, वो अनार सिंह के नेतृत्व में भेजी गई थी। अनार सिंह या अनार सिंह दोनों लिखा होता है, अनार सिंह भी लिखा हुआ आ जाता है कई जगह अनार सिंह भी लिखा हुआ आता है। तो अनार सिंह के नेतृत्व में और सेना भेजी गई मारवाड़ के शासक तख्त सिंह द्वारा। मारवाड़ जोधपुर का एरिया था, तो तख्त सिंह द्वारा सेना भेजी गई अनार सिंह के नेतृत्व में। तो हीथकोट और अनार सिंह 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर युद्ध होता है। हीथकोट और अनार सिंह जो है क्रांतिकारियों के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन इस युद्ध में अनार सिंह मारा जाता है। अनार सिंह इस युद्ध में मारा जाता है और क्रांतिकारियों की यहाँ जीत होती है। अब हीथकोट यहाँ से भागता है। हीथकोट भागेगा कहाँ?
जो यहाँ एजेंट बैठा था मारवाड़ के अंदर, कौन था मारवाड़ के अंदर एजेंट? मैकमोसन के पास, क्योंकि मारवाड़ जो एजेंसी थी पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी, उसका एजेंट था मैकमोसन। तो हीथकोट भागता है मैकमोसन के पास कि इस तरह से भिथोड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ हमारे बीच और क्रांतिकारियों के बीच, और इसमें क्रांतिकारी जो हैं जीत गए, और जो तख्त सिंह के सेनापति हमारे साथ भेजे गए थे, सेना भेजी गई थी अनार सिंह के नेतृत्व में, वो अनार सिंह वहाँ मारा गया है। अब मैकमोसन किसको सूचना भेजेगा? मैकमोसन के जो ऊपर था, कल बताया था आपको, मैकमोसन के ऊपर पैट्रिक्स लॉरेंस, तो मैकमोसन की सूचना जाती है पैट्रिक्स लॉरेंस तक। फिर पैट्रिक्स लॉरेंस और मैकमोसन दोनों आते हैं, और अगला युद्ध जो होता है वो होता है चेलावास नामक स्थान पर। चेलावास भी पाली के अंदर ही पड़ता है, तो अगला युद्ध चेलावास नामक स्थान पर होता है। तो अगला युद्ध हम डिस्कस करेंगे। अब अगला युद्ध हुआ कहां? चेलावास। चेलावास भी पाली में ही पड़ता है। यह हुआ 18 सितंबर 1857। 18 सितंबर 1857 चेलावास का युद्ध, 18 सितंबर 1857। और इसमें जो अंग्रेजों की ओर से आता है, एक तो खुद मैकमोसन आता है, और मैकमोसन के साथ पैट्रिक्स लॉरेंस आता है। पैट्रिक्स लॉरेंस 18 सितंबर 1857 मैकमोसन और पैट्रिक्स लॉरेंस सेना लेकर आते हैं, और इसमें भी क्रांतिकारियों की जीत होती है, चेलावास के युद्ध में भी। अब आप देखें, जो पहले युद्ध हुआ उसमें एक तो हीथकोट था और एक अनार सिंह था, और अगला युद्ध जो हुआ है उसमें मैकमोसन और पैट्रिक्स लॉरेंस है। अब मैकमोसन भी अंग्रेज है, पैट्रिक्स लॉरेंस भी अंग्रेज है। पहले युद्ध में अनार सिंह अंग्रेज नहीं था, यहाँ मैकमोसन भी अंग्रेज है, पैट्रिक्स लॉरेंस भी अंग्रेज है, और अंग्रेजों को गोरे बोला जाता था उस वक्त। तो क्रांतिकारी जो थे वो इंडियन थे, मतलब काले थे, और इधर जो सेना लेकर आए थे वो दोनों ही अंग्रेजों के नेतृत्व में सेना आई थी, मैकमोसन और पैट्रिक्स लॉरेंस के नेतृत्व में जो गोरे थे। इसलिए चेलावास के युद्ध को इतिहास में गोरे व कालों का युद्ध भी कहा जाता है। गोरे व कालों का युद्ध। कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध। जो चेलावास का युद्ध है वो गोरे व कालों का युद्ध कहलाता है। गोरे व कालों का युद्ध, चेलावास का युद्ध, गोरे व कालों का युद्ध 18 सितंबर 1857, और इसमें भी क्रांतिकारी जीतते हैं, और इसमें मैकमोसन मारा जाता है। मैकमोसन जो होता है वो मारा जाता है, और मैकमोसन का सिर काटकर क्रांतिकारी जो है वो आउवा के किले के दरवाजे पर लटका देते हैं। तो क्रांतिकारियों द्वारा मैकमोसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया, और यहाँ भी जीत हुई क्रांतिकारियों की। तो एक बार फिर क्लियर करें सारी बात को हम कि क्या स्थिति बनी उस वक्त। तो सबसे पहले हम बात करें जो रीवा के अंदर विद्रोह होता है ठाकुर के विरुद्ध, और वहाँ से एरिनपुरा से एक टुकड़ी भेजी जाती है इस विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन ये टुकड़ी स्वयं विद्रोह कर देती है यहाँ आकर, और आबू के अंदर पैट्रिक्स लॉरेंस का पुत्र जो है वो घायल हो जाता है। आबू के अंदर जो परिवार उसका रुका हुआ था उसमें पुत्र उसका घायल हो जाता है। ये टुकड़ी वापस पहुँचती है एरिनपुरा, और 21 अगस्त 1857 को वहाँ विद्रोह कर देती है। मोती खां और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी लूट ली जाती है। एरिनपुरा छावनी लूटने के बाद नारा दिया जाता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। उसके बाद ये टुकड़ी जो है आउवा पहुंचती है। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत इन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं। अगला युद्ध होता है वहीं पाली के अंदर ही भिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857 भिथोड़ा का युद्ध होता है। इस युद्ध में जो सेना लेकर आते हैं एक तो हीथकोट आता है, और साथ में जोधपुर के राजा तख्त सिंह की ओर से यहाँ अनार सिंह आता है। अनार सिंह इस युद्ध में मारा जाता है। फिर अगला युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। भिथोड़ा का युद्ध हुआ। भिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? पहला युद्ध भिथोड़ा का हुआ। भिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857। और दूसरा युद्ध होता है चेलावास का 18 सितंबर 1857। 18 सितंबर 1857। और इस युद्ध के अंदर जो है चेलावास के युद्ध के अंदर दो अंग्रेज आए थे
अंग्रेज सेना लेकर आए थे पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन, यानी गोरे सेना लेकर आए थे और युद्ध हुआ था कालों के साथ, इसलिए चेलावास के युद्ध को गोरे व कालों का युद्ध कहा जाता है। और मैकमोसन इस युद्ध में मारा गया था और मैकमोसन का सिर काटकर क्रांतिकारियों ने आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। तो इस प्रकार अगला युद्ध जो हुआ चेलावास का युद्ध, वो पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन आए, लेकिन इस युद्ध में मैकमोसन मारा गया। मैकमोसन इस युद्ध में मारा गया। तो दोनों युद्ध क्रांतिकारी जीत गए और आखिरकार 1858 के अंदर, जनवरी 1858 के अंदर लंदन से कर्नल होम्स सेना लेकर आता है। कर्नल होम्स यहाँ सेना लेकर आता है लंदन से। कब? जनवरी 1858 के अंदर, जनवरी 1858 के अंदर कर्नल होम्स पहुंचता है यहाँ और क्रांतिकारियों के बीच भीषण युद्ध 20 जनवरी 1858 क्रांतिकारी और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध होता है। और यहाँ सेना लेकर आया कौन? कर्नल होम्स। कर्नल होम्स लंदन से आते हैं, सेना उनके साथ भारी तादाद में सेना आती है। 20 जनवरी 1858 को युद्ध होता है क्रांतिकारियों के बीच और कर्नल होम्स की सेना के बीच। और इस युद्ध में क्रांतिकारी जो हैं वो पराजित हो जाते हैं, क्रांतिकारी पराजित हो जाते हैं यहाँ। और जो आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत थे वो भागते हैं यहाँ से और राजसमंद में आकर, राजसमंद में एक स्थान है कोठारिया, कोठारिया, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ शरण लेते हैं। जोध सिंह के यहाँ शरण लेते हैं, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ शरण लेते हैं। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत 20 जनवरी 1858 को हुए युद्ध के अंदर जब खुशहाल सिंह चंपावत को लगभग स्पष्ट प्रतीत होता है कि मेरी सेना जो है अब अंग्रेजों के आगे नहीं टिक सकती, तो उस वक्त खुशहाल सिंह चंपावत वहाँ से निकल जाते हैं और कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ शरण लेते हैं। उसके बाद 1860 अगस्त 1860 के अंदर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और मेजर टेलर की अध्यक्षता में, मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठता है जो जांच करता है खुशहाल सिंह चंपावत ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। लेकिन नवंबर 1860 में खुशहाल सिंह चंपावत को रिहा कर दिया जाता है, दोषी करार नहीं दिया जाता। तो ये सिस्टम रहा सारा। जो एरिनपुरा का विद्रोह हुआ 21 अगस्त 1857, रीवा के अंदर विद्रोह दबाने गई टुकड़ी वहाँ खुद विद्रोह कर देती है और आबू के अंदर रह रहे पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। उसके बाद वो टुकड़ी जो है वो पहुंचती है एरिनपुरा के अंदर। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह होता है और विद्रोह का नेतृत्व कर रहे होते हैं मोती खां और शीतल प्रसाद। छावनी लूटने के बाद नारा दिया जाता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और आउवा पहुंचते हैं। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं। बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को और यहाँ सेना लेकर आता है हीथकोट और साथ में तख्त सिंह का जो सेनापति भेजा था तख्त सिंह ने अपना अनार सिंह या अनार सिंह, अनार सिंह इस युद्ध में मारा जाता है और हीथकोट भाग कर जाता है मैकमोसन के पास। मैकमोसन द्वारा सूचना दी जाती है पैट्रिक लॉरेंस को। चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन सेना लेकर आते हैं, यानी गोरे सेना लेकर आते हैं। तो इस युद्ध को गोरे व कालों का युद्ध भी कहा जाता है इतिहास के अंदर, गोरे व कालों का युद्ध। इसमें जो मैकमोसन होता है वो मारा जाता है और मैकमोसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया जाता है और क्रांतिकारी जो है वो वहाँ डटे रहते हैं अपने स्थान पर। और फिर कर्नल होम्स 20 जनवरी 1858 को सेना लेकर पहुंचते हैं। लंदन से आते हैं कर्नल होम्स और क्रांतिकारियों के बीच और अंग्रेजों के बीच एक भीषण युद्ध होता है यहाँ और इस युद्ध में क्रांतिकारी हार जाते हैं और आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत वहाँ से निकल जाते हैं और कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ शरण लेते हैं। जोध सिंह का बता दूं मैं, तांत्या टोपे भी यहाँ आया था, जोध सिंह के यहाँ शरण ली थी तांत्या टोपे ने भी। तो आउवा के ठाकुर जो हैं वो जोध सिंह के यहाँ शरण लेते हैं, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ, और अगस्त 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया जाता है खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा। मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक जांच कमीशन बैठती है जो खुशहाल सिंह चंपावत को निर्दोष करार देती है और नवंबर 1860 में खुशहाल सिंह चंपावत को रिहा कर दिया जाता है। तो ये रहा एरिनपुरा का विद्रोह। अगले विद्रोह की मैं बात करूं, अगला जो विद्रोह हुआ, अगला विद्रोह हुआ कोटा का विद्रोह।
कोटा का विद्रोह। कोटा में हमने डिस्कस किया था मेजर बर्टन, यहाँ मेजर बर्टन था एजेंट। मेजर बर्टन हमने पढ़ा कल कि नीमच को क्रांतिकारियों से मुक्त कराने के लिए वहाँ से निकल आता है मेजर बर्टन। मेजर बर्टन आ गया कहाँ? नीमच में। नीमच में मेजर बर्टन आ जाता है, क्रांतिकारियों को निकालता है नीमच से, और यहाँ जो है पीछे से पूरी प्लानिंग कर ली जाती है। हालांकि अलग अलग बुक अलग अलग बताती है। कुछ किताबें बताती है कि बर्टन जब वापस पहुंचा 12 अक्टूबर को, कुछ बुक्स तो ये कहती है मेजर जब 12 अक्टूबर को वापस पहुंचता है, 12 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन वापस पहुंचता है, तब वो राम सिंह को कहता है कि तेरे कुछ जो तूने नियुक्त किए हुए हैं अधिकारी के रूप में, जो भारतीय नियुक्त किए हैं, उन भारतीयों को अपने अधिकारी पद से मुक्त कर। उसमें जयदयाल, मेहराब खां, हरदयाल, इनके नाम मेन थे जिन्हें वहाँ से निकालने के लिए बोला जाता है। इसलिए कुछ बुक्स कहती हैं कि विद्रोह हुआ था कोटा के अंदर, लेकिन कुछ बुक्स कहती हैं कि क्रांतिकारी पहले से माइंड सेट करके बैठे थे कि मेजर बर्टन जब आएगा तो हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है और हम विद्रोह करेंगे। तो वो दोनों बुक्स जो है अलग अलग राइटर अलग अलग बातें करते हैं। खैर, विद्रोह जो हुआ 15 अक्टूबर 1857 को ही हुआ। तो मेजर बर्टन 12 अक्टूबर 1857 को पहुंचते हैं, और यह क्रांतिकारियों को जो नेतृत्व प्रदान कर रहे होते हैं वो होते हैं जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल व मेहराब खां, जयदयाल व मेहराब खां यहाँ क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। कोटा के किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। राम सिंह को अंदर ही कैद कर दिया जाता है। कोटा के जो शासक थे राम सिंह, उनको अंदर ही कैद कर दिया जाता है। मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्र और चिकित्सक सैडलर काटम की हत्या कर दी जाती है। तो कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 को, 12 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन वापस पहुंचते हैं। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर विद्रोह होता है। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा का विद्रोह होता है, जिसमें मेजर बर्टन, उसके पुत्र प्लस चिकित्सक सैडलर काटम, इनकी हत्या यहाँ कर दी जाती है, और बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया जाता है, और कोटा के शासक राम सिंह को किले के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब 6 महीने तक यहाँ क्रांतिकारियों का अधिकार रहता है, मार्च 1858 तक। मार्च 1858 तक, अक्टूबर 1857 में जो कब्जा हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 1858 तक क्रांतिकारियों का कोटा में अधिकार रहता है। करौली के राजा मदन पाल जो राम सिंह को रिहा करवा देते हैं, हालांकि पहले ही रिहा करवा देते हैं राम सिंह को, तो दिसंबर में ही रिहा करवा दिया जाता है मदन पाल के द्वारा। लेकिन क्रांतिकारी जो थे वो राम सिंह को इतना दबा लेते हैं। मेजर बर्टन 15 अक्टूबर 1857 को जो मेजर बर्टन की हत्या की गई थी, राम सिंह को किले में बंद कर दिया गया था। क्रांतिकारी राम सिंह को कहते हैं कि तू इस बात पर हस्ताक्षर कर कि मेजर बर्टन की जो हत्या की है वो तेरे आदेश से की गई है, यानी कोटा के शासक के आदेश से की गई है, राम सिंह के आदेश से की गई है। ये स्वीकार करने को क्रांतिकारी जो है वो दबाव बनाते हैं राम सिंह पर। तो राम सिंह उस बात को स्वीकार कर लेता है, उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं कि मेजर बर्टन की जो हत्या है वो मेरे कहने से की गई है, क्योंकि उस वक्त परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी, क्रांतिकारियों ने कोटा को अपने कब्जे में ले लिया था और राम सिंह को किले में नज़रबंद करवा दिया था। अब राम सिंह जो है वो बाहर आना चाहते थे। करौली के राजा मदन पाल इसमें सहायता करते हैं, लेकिन क्रांतिकारियों द्वारा शर्त रखी जाती है कि यदि हमारे शासक राम सिंह जो हैं इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बर्टन की हत्या जो है उनके आदेश से हुई है, तो हम उन्हें रिहा कर देंगे। और फिर राम सिंह द्वारा ऐसा ही किया जाता है। मेजर बर्टन की हत्या की बात वो स्वीकारते हैं और क्रांतिकारी जो है उन्हें मुक्त कर देते हैं दिसंबर 1857 के अंदर ही। लेकिन मार्च 1858 के अंदर वास्तव में कोटा क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया जाता है। और इस वक्त जो सेना लेकर आते हैं वो आते हैं जनरल रॉबर्ट्स यहाँ सेना लेकर आते हैं। मार्च 1858 के अंदर क्रांतिकारियों के बीच और जनरल रॉबर्ट्स की सेना के बीच युद्ध होता है। इसमें क्रांतिकारी पराजित हो जाते हैं। जयदयाल और मेहराब खां को खुले में फांसी दी जाती है। जयदयाल और मेहराब खां को कोटा के अंदर फांसी दे दी जाती है।
तो इस तरह से मार्च 1858 में कोटा जो है वो क्रांतिकारियों से मुक्त करवा दिया जाता है जनरल रॉबर्ट्स के द्वारा। लेकिन जनरल रॉबर्ट्स जो है उसके बाद इस बात की जांच करते हैं कि राम सिंह की संलिप्तता वास्तव में बर्टन की हत्या में थी या नहीं थी। यानी राम सिंह के विरुद्ध यहाँ रॉबर्ट्स कमीशन बैठता है, रॉबर्ट्स कमीशन, जो इस बात की जांच करता है कि राम सिंह ने वास्तव में मेजर बर्टन की हत्या का आदेश दिया था या नहीं दिया था। लेकिन इसमें जो है राम सिंह निर्दोष पाए जाते हैं। ऐसी कोई बात साबित नहीं होती जो ये प्रमाणित करती हो कि राम सिंह ने आदेश दिया था। अतः राम सिंह को, इसमें राम सिंह की लिप्तता तो नहीं मानी जाती, लेकिन राम सिंह को दोषी ठहरा दिया जाता है कि फिर आपने हस्ताक्षर क्यों किए, आप इस बात के तो दोषी हैं ही। तो राम सिंह को यह दोषी करार दे दिया जाता है रॉबर्ट्स कमीशन द्वारा। और जो पहले 17 तोपों की सलामी दी जाती थी कोटा रियासत को, तोपों की सलामी की मैं बात करूं तो तोपों की सलामी जो है वो एक प्रकार की प्रथा थी। जब शासक जो है गवर्नर जनरल से मिलते थे उस समय तोपों की सलामी दी जाती, तोपों से गोले दागे जाते थे। 17 तोपों की सलामी थी कोटा रियासत के लिए। 17 तोपों की सलामी, एक तो जब गवर्नर जनरल मिलता है शासक से, तब दूसरा जब शासक के यहाँ कोई पुत्र जन्म होता है या कोई अन्य उत्सव का आयोजन होता है, उस वक्त तोपों की सलामी का अधिकार हुआ करता था। तो 17 तोपों की सलामी जो है 17, 19 इस तरह से तोपों की सलामी दी जाती थी। तो 17 तोपों की सलामी का जो अधिकार था वो कोटा रियासत को दिया हुआ था। लेकिन जब राम सिंह को यहाँ दोषी करार दे दिया गया जनरल रॉबर्ट्स के द्वारा, तो 17 तोपों की सलामी घटाकर 13 तोपों की सलामी कर दी गई। 13 तोपों की सलामी जो है 17 तोपों की सलामी को घटाकर 13 तोपों की सलामी में कन्वर्ट कर दिया गया। तोपों की सलामी एक विशेष प्रथा है जो सम्मान में की जाती है। जब गवर्नर जनरल राजा से मिलने आता था या फिर जब राजा के यहाँ पुत्र का जन्म होता था या किसी अन्य उत्सव का आयोजन होता था, तब तोपों की सलामी दी जाती थी। वर्तमान में राष्ट्रपति सम्मान में भी तोपों की सलामी दी जाती है। सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान माना जाता है इसे। 21 तोपों की सलामी 1971 से, 1971 में जो अधिनियम बना था उसमें 21 तोपों की सलामी जो है वो राष्ट्रपति को देने का प्रावधान रखा गया था। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 52 सेकंड के अंदर ये तोपों की सलामी पूरी की जाती है, क्योंकि 52 सेकंड हमारे राष्ट्रगान जन गण मन का जो समय है वो 52 सेकंड का है। तो वही 52 सेकंड के अंदर 21 तोपों की सलामी जो है पूरी की जाती है। राष्ट्रगान के बैकग्राउंड के अंदर तोपों की सलामी की आवाज़ें आती हैं। अगर आप कभी किसी राष्ट्रीय पर्व पर आप राष्ट्रगान सुने तो वहाँ आपको पता लगेगा तोपों की सलामी जो है राष्ट्रपति को दी जाती है। 21 तोपों की सलामी राष्ट्रपति को दी जाती है। 1971 के अधिनियम के तहत भारत के अंदर 21 तोपों की सलामी जो है वो सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान माना जाता है। तो कोटा रियासत के शासक को 17 तोपों की सलामी जो है अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, लेकिन उसके बाद इसे घटाकर 13 तोपों की सलामी में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये था कोटा का विद्रोह। एक बार फिर रिपीट कर ले कि कोटा का विद्रोह क्या था। तो कोटा के अंदर विद्रोह होता है कब? 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857 कोटा के अंदर विद्रोह होता है। 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन लौटते हैं और राम सिंह जो कोटा का शासक था उसको किले में ही नज़रबंद कर दिया जाता है। राम सिंह, तो राम सिंह को नज़रबंद कर दिया गया किले में ही। और यहाँ जो क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे जयदयाल व मेहराब खां, जयदयाल व मेहराब खां क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। राम सिंह को किले में नज़रबंद कर दिया जाता है और मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्र व चिकित्सक सैडलर काटम को मार दिया जाता है और बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। करौली के शासक मदन पाल की सहायता से राम सिंह को रिहा कराया जाता है। मदन पाल सहायता करते हैं इसमें, करौली के शासक मदन पाल यहाँ सहायता करते हैं राम सिंह को रिहा करवाने में। मेहराब खां और जयदयाल और क्रांतिकारी जो है शर्त रख देते हैं कि आप इस बात को स्वीकार करें कि आपने बर्टन की जो हत्या है वो आपके आदेश से की गई है। राम सिंह उस पर जो है हस्ताक्षर करते हैं, उस बात को स्वीकार करते हैं और उसके बाद राम सिंह के लिए जो किले के दरवाजे हैं वो खोल दिए जाते हैं दिसंबर 1857 के आसपास। लेकिन मार्च 1858 के अंदर जनरल रॉबर्ट्स यहाँ सेना लेकर पहुँचते हैं। जनरल रॉबर्ट्स
और क्रांतिकारियों के बीच और रॉबर्ट्स की सेना के बीच, यहाँ भी करौली के शासक मदन पाल सहायता करते हैं, जनरल रॉबर्ट्स का साथ देते हैं। जनरल रॉबर्ट्स और क्रांतिकारियों के बीच एक घमासान युद्ध होता है जिसमें क्रांतिकारी जो है पराजित हो जाते हैं। जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी जाती है। तो 6 महीने तक कोटा के अंदर क्रांतिकारियों का अधिकार रहता है। इसलिए कोटा का विद्रोह जो है वो सबसे सुनियोजित विद्रोह माना जाता है, जिसमें राम सिंह जो शासक था उसको किले के अंदर बंद कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, और मेन बात एजेंट का सिर काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया गया था, और 6 माह तक कोटा के अंदर कब्जा रहा था क्रांतिकारियों को। तो सबसे सुनियोजित विद्रोह कोटा का विद्रोह ही माना जाता है। जनरल रॉबर्ट्स यहाँ सेना लेकर आते हैं मार्च 1858, जो क्रांतिकारियों को हराते हैं। जयदयाल और मेहराब खां को यहाँ फांसी दे दी जाती है। उसके बाद रॉबर्ट्स कमीशन बैठता है राम सिंह के विरुद्ध, जो इस बात की जांच करता है कि राम सिंह वास्तव में लिप्त थे बर्टन की हत्या में या नहीं थे। लेकिन राम सिंह की लिप्तता बर्टन की हत्या में नहीं पाई जाती। उसके उपरांत राम सिंह को दोषी करार दिया जाता है क्योंकि उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो राम सिंह को दोषी करार देते हुए यहाँ 17 तोपों की सलामी घटाकर 13 तोपों की सलामी कर दी जाती है। और वर्तमान में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान है, वो राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है 1971 के अधिनियम के तहत। 21 तोपों की सलामी का अधिकार है राष्ट्रपति को। तो ये था साथियों एरनपुरा का विद्रोह और कोटा का विद्रोह। उम्मीद करता हूं आपको हमारा टॉपिक समझ आया होगा, बेहतर लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी साथियों तक पहुंचाइए। मिलते हैं आने वाले वीडियो में 1857 की क्रांति के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।